नेक्स्ट सर्विस है, क्या नाम है, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। तो दो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, यहाँ पे दो टाइप के व्यक्ति हैं जिनकी बात की जा रही है, एक होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर और दूसरे होते हैं बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, अब क्या फर्क है, तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंकिंग कंपनीज को और एनबीएफसीज कंपनी की मदद करते हैं। जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं और जो आपके एनबीएफसीज होते हैं और जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, उनकी ये लोग मदद करते हैं। अब आपने पीछे पढ़ा था कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं या फिर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होते हैं, इन लोगों के केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। मतलब क्या है कि सर्विस ये दे रहे हैं, मान लो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करवा के ला के दे रहे हैं या बैंकिंग कंपनी वगैरह की मदद कर रहे हैं, उस केस में ऑल्दो सर्विस प्रोवाइडर ये लोग हैं, लेकिन स्टिल जो जीएसटी जमा करेगा वो कौन करेगा, बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी, मतलब रिसिपिएंट जमा करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। ये हमने पढ़ा हुआ है। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे उन टाइप के बिजनेस फैसिलिटेटर की बात हो रही है या फिर उस टाइप के बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की बात हो रही है जो कि एग्जेम्प्ट है, जिसपे ना रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वैसे कौन से होंगे, तो ये वो वाले फैसिलिटेटर हैं या फिर वो वाले कोरेस्पोंडेंट हैं जो जनरली सर्विस देते हैं, कहां पे, उन जगहों पे जहां कोई नहीं देता और गवर्नमेंट चाहती है उनको प्रमोट करना। ऐसी कौन सी जगह है, रूरल एरियाज। ऐसी कौन सी जगह है, रूरल एरियाज, क्योंकि बैंक जो है वो दुनिया के हर कोने में है नहीं, और बैंक हर कोने में है नहीं, बैंक हर जगह खोलना पॉसिबल नहीं है। तो आरबीआई ने बैंक को परमिशन दी कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने कामकाज को इन लोगों के थ्रू भी चला सकते हो, उन जगहों पे जहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आप इन लोगों को एक्सेस दे सकते हो, इन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कमीशन दोगे, इनको शेयर दोगे कुछ ना कुछ, और ये आपके बिहाफ पे काम करेंगे अलग अलग गांवों में, देहातों में जाके। ठीक है, तो उसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। बिजनेस फैसिलिटेटर वो होते हैं जो कि बैंक के लिए बिजनेस लाके देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि एज अ बैंक वो काम करेंगे, वो बैंक को बस बिजनेस लाके देंगे। लेकिन बिजनेस कोरेस्पोंडेंट वो होते हैं जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कर भी सकते हैं बैंक के बिहाफ पे। तो दोनों में हल्का सा बस ये फर्क है कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर कर रहा है वो कोरेस्पोंडेंट तो करेगा ही करेगा, अलोंग विद दैट वो कुछ छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है, जिसकी परमिशन उसको मिली हुई है, किससे, बैंकिंग कंपनी से। ठीक है, बस उसकी बात की जाएगी। छोटा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है, एंट्री नंबर 39 है, सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। तो कौन से लोग हैं जिनकी बात कर रहा है, जिनकी सर्विसेज की, तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है इसके अंदर, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच। ठीक, तो रूरल एरिया के ब्रांच हैं, उनको सर्विस देने के लिए ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी मदद कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनीज की। दूसरा आता है, एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन्ड इन एंट्री ए। मतलब कि एंट्री ए वाले के अंदर जो बात लिखी गई, इसमें या तो बिजनेस फैसिलिटेटर जो होंगे वो खुद बैंकिंग कंपनी की मदद कर रहे हैं, जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो खुद बैंकिंग कंपनी की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या कर रहा है कि भैया हो सकता है कोई इंटरमीडियरी भी हो, कोई इंटरमीडियरी हो, कोई पर्सन जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर के बिहाफ पे काम कर रहा है। मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर का भी एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, बैंक के बिहाफ पे। अब अगर बिजनेस फैसिलिटेटर कम होंगे तो हो सकता है उन लोगों ने अपने ही एजेंट बिठा रखे हो, अपने इंटरमीडियरी बिठा रखे हो जो कि काम करके दे रहे हो। तो वो लोग भी अगर हैं, अगर रूरल एरिया में वो सर्व कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। और लास्ट आता है आपका बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू अ इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया। तो ये वही है, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे काम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की जो भी सेगमेंट्स है उनमें काम करेंगे, और कहां पे करेंगे, रूरल एरिया में। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, अगर अदर देन रूरल एरिया में काम हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल। ठीक है, बट रूरल एरिया में अगर काम करेंगे ये दो लोग, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एग्जेम्प्ट। एनालिसिस देख लो, कोई खास वैसे डीप था नहीं, बट स्टिल थोड़ी सी टर्म्स को समझाया गया है। कह रहा है, इट इज स्टिल अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया टू मेक द फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज। बिल्कुल सही बात है, मुश्किल है रूरल एरियाज के अंदर। इन मेनी रूरल एरियाज इधर देयर आर नो बैंक्स और नंबर ऑफ बैंक इज इनसफिशिएंट। इन ऑर्डर टू काउंटर दिस प्रॉब्लम एंड इंश्योर ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल थ्रू गाइडलाइंस इन 2006। आरबीआई ने ये मॉडल एक लेके आया 2006 के अंदर, जिसमें अलाउ कर रहे हैं बैंक्स को टू एम्प्लॉय टू कैटेगरीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। मतलब बैंक जो है वो दो टाइप के इंटरमीडिएट्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, नोन एज बिजनेस फैसिलिटेटर्स एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स।
ठीक है जी, आरबीआई ने अलाउ कर दिया तो बैंक कर सकता है इसको। अब इसको शॉर्ट में बीसी लिखा है, मैं बीसी पढ़ के चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बीसीबीएफ्स हेल्प विलेजर्स टू ओपन बैंक अकाउंट, गांव वालों की मदद कर रहे हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, एंड प्रोवाइड अदर बैंकिंग सर्विसेज टू देम। दे एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन दी बैंक एंड इट्स कस्टमर। बैंक अलग है, कस्टमर अलग है, इसके बीच में इन दोनों का मिलन कराने का काम कौन कर रहे हैं? आपके बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बैंक्स इन टर्न पे कमीशन फी टू दी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स। उसके बदले उनको क्या मिल रहा है? कमीशन या फी, जो भी उनका डिसाइड हुआ होगा वो मिलेगा इनको। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, व्हाइल दी बीसीज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर परमिटेड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक एज एजेंट्स, मतलब जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो ट्रांजैक्शंस भी कैरी आउट कर सकते हैं बैंक्स के बिहाफ पे। द business facilitators can refer clients, pursue the client's proposal and facilitate the bank to carry out this transaction, but cannot transact on the behalf of the bank। तो दोनों में इस तरह से फर्क है कि वो बैंक के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है वो ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। ठीक है जी। नाउ इन्हीं की थोड़ी सी सर्विसेज को देखो, आपके नोट के अंदर समझाया गया है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसको देखो जरा क्या कह रहा है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। कौन कौन सी? इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स एंड फिटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, कलेक्शन एंड प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू बैंक्स, फॉलो अप, रिकवरी, एटीसी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये सारे काम तो करते ही है। कह रहा है इन एडिशन टू दीज एक्टिविटीज, जो ये एक्टिविटीज बिजनेस फैसिलिटेटर कर रहे हैं वो तो ये करते हैं, उसके अलावा ऑल्सो अंडरटेक डिस्पर्सल of small value credit, recovery of principal, collection of interest, collection of small value deposits, sale of micro insurance, mutual fund products, pension products, other third party products, receipt and delivery of small value remittance, other payment instrument, etc। मतलब ये अब पैसों के लेन देन वाली ट्रांजेक्शंस को भी ये कर पा रहे हैं। इन एडिशन टू दैट कि क्लाइंट्स लेके आना, अकाउंट खुलवा देना, मदद करना, ये सारे काम तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ ट्रांजेक्शंस भी कर पा रहे हैं। ठीक है जी। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी भी है जिनको जरूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनीज इंगेज द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज। एंट्री 39 एग्जाम करता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन एज अ intermediary to a business facilitator and business correspondents with respect to said services are exempt from GST। ध्यान देना, दो बातें हो गई यहां पे, दो बातें हो गई। पहला तो बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? यहां देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो किसको सर्विस दे रहा है? बैंकिंग कंपनी को। और उसके साथ साथ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, कोई और व्यक्ति भी दे रहा है जो कि इंटरमीडियरी के रूप में, और किसको दे रहा है? बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और ऑब्वियसली बात है उसके बाद वो सर्विस किसके पास जाएगी? बैंकिंग कंपनी के पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बैंकिंग कंपनी ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को एम्प्लॉय किया और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने किसी और इंटरमीडियरी को एम्प्लॉय कर लिया उन्हीं काम को करने के लिए, करवाने के। ठीक, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन। फर्दर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन अ रूरल एरिया इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ये तीन बातें और कुछ है ही नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, क्या इंपॉर्टेंट है भैया? ध्यान देना ये जरूरी है कि भैया ये सारी जो छूट दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? क्योंकि सर्विसेज कहां पे देनी है? रूरल एरियाज के अंदर। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी अंडर दिस एंट्री, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी इन देयर रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल कैपेसिटी शुड बी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन अ ब्रांच लोकेटेड इन द रूरल एरियाज ऑफ अ बैंकिंग company. Wherever the services provided by business facilitator and business correspondent to banking company and services provided by intermediary of business facilitator, business correspondent to business facilitator and business correspondent do not fall within the scope of this entry, GST payable on such services। कह रहा है कि अगर इस एंट्री के हिसाब से आप रूरल एरिया में सर्व नहीं कर रहे हो और कहीं सर्व कर रहे हो तो उसके इसमें वहां पे जीएसटी आपका लगेगा। तो कैसे लगेगा? तो आपको पता है, अगर लगेगा तो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे लगता है। However, the banking company is the person liable to pay GST under reverse charge। बैंकिंग कंपनी जो है वो यहाँ पे टैक्स पे करके चलेगी अंडर रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन फीस चार्ज फॉर द टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली जीएसटी ऑन टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, जो आपका बिजनेस फैसिलिटेटर जो है आपका, वो सर्विस दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी को। ये किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी को दे रहा है। और बैंकिंग कंपनी से कहा जा रहा है कि भैया तुम टैक्स पे करोगे, कैसे? रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। वैसे ही अगर कोई एजेंट है किसका? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, और वो सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, रूरल एरियाज के अलावा, तो उस केस में अगेन टैक्स पे किया जाएगा। अब इन दोनों में हमने देखा तो छोटा पता लगा कौन है ये, तो इसको छूट दे दी गई और इससे टैक्स ले लिया। ऐसे ही इन दोनों में छोटा कौन है? ऑब्वियसली एजेंट, तो इसको छूट दी जाएगी और टैक्स अगेन कौन पे करेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक। फर्दर एज सीन अबव, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक्स में पे रीजनेबल कमीशन फी टू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब वैसी बात है, ये बेचारे काम करेंगे तो इनको क्या देना पड़ेगा? फीस या कमीशन। The agreement of banks with business correspondent specifically prohibits them from directly charging any fee to the customer for services rendered by them on behalf of the bank. On the other hand, banks and not business correspondents are permitted to collect reasonable service charge from the customers for such services in a transparent manner. क्या कह रहा है कि भैया बैंक्स ने किसको बिठाया? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, और इसको कहा कि तुम सर्विस किसको दोगे? कस्टमर्स को। जो भी कस्टमर्स हैं उनको सर्विस दोगे, और तुम गांव में जाकर इनको सर्विस दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम इसके लिए इस कस्टमर से कुछ चार्ज करोगे, कुछ चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, तुम इसके लिए इसको कुछ चार्ज नहीं करोगे, फ्री ऑफ चार्ज आप इसको सर्विस प्रोवाइड करोगे। और अगर कुछ चार्ज करना भी होगा तो बैंक डायरेक्टली चार्ज करेगा, और वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में करेगा कि भैया बताएगा कि हम इस सर्विस का आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कोई हक नहीं है कि वो कस्टमर से कुछ भी पैसे चार्ज करे इन सर्विस का। वो हमेशा चार्ज कौन करेगा? बैंक करेगा, और वो भी अगर करेगा तो ट्रांसपेरेंट मैनर में करेगा, मतलब बता के करेगा। ठीक, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। The arrangement of banks with the business correspondent specify the requirement that the transactions are accounted for and reflected in the bank's books by end of the day or next working day, and all the agreements contract with the customer shall clearly specify that the bank is responsible to the customer for acts of omission and commission of the business facilitator and business correspondent। क्या कह रहा है कि भैया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जो बैंक ने बिठाया है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को क्या करना है कि ये ट्रांजैक्शन तो करेगा, पर जो ट्रांजैक्शन करेगा वो एंड ऑफ दी डे या फिर जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसके अंदर इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे किसी के जमा कर ले 10 दिन के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं। ऐसे जैसे बैंक काम करती है, कैसे काम करती है? इंस्टेंट मैनर में काम करती है, या तो शाम को क्लोजिंग के वक्त वो अपना सारा कुछ सेटल करके जाते हैं, या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में तो वो किसी भी हालत में कर ही लेते हैं। तो वही चीज इनके भी कहा जा रहा है कि भैया तुम जो ट्रांजैक्शन करोगे उसकी सेटलमेंट होनी जरूरी है बाय द एंड ऑफ दैट डे या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कस्टमर्स के साथ, तो आपको वहां पे क्लियरली उसके अंदर मेंशन करना है क्या कि आपका जो कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? बैंक के साथ हो रहा है, ना कि बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ हो रहा है। नहीं, ये लोग तो बस मीडिएटरी हैं, इंटरमीडियरी हैं, पर एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कल को कुछ भी गलत होगा या कुछ भी सही होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बैंक्स और कस्टमर्स, ये दो हैं मेल पार्टीज। ठीक, हेंस banking company is the service provider to the ultimate customer in the business facilitator model या फिर business correspondent model. The banking company is liable to pay GST on the entire value of the service charge or fee charged to customer whether or not reserved via business facilitator या business correspondent. कुछ मीनिंग दे दी गई, ऑल्दो कोई खास काम की नहीं है, बट स्टिल देख लो। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है जी? इंश्योरेंस कंपनी वो होती है जो है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का काम करती है या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का काम करती है। इंटरमीडियरी कौन होते हैं? इंटरमीडियरी होते हैं जैसे कि ब्रोकर, एजेंट हो गया, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है? अपने नाम पे नहीं काम कर रहा, अपने मालिक के नाम पे काम कर रहा होता है। अगर वो अपने नाम पे काम करेगा तो वो एजेंट नहीं कहलाएगा। तो मीन्स अ ब्रोकर, एन एजेंट और एनी अदर पर्सन by whatever name called who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities between two or more person but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account। अपने नाम से, अपने अकाउंट से काम वो नहीं करेगा। ऐसा हमने पीछे भी डिफरेंस देखा हुआ है। अगर अपने नाम से करता है तो वहां पे बीच की तार टूट जाती है, अदरवाइज आपको कंटिन्यूएशन रखना है। आप किसी और के बिहाफ पे काम करोगे, अपने नाम से आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ये भी आपने पीछे देखा हुआ है। रूरल एरियाज क्या होते हैं? डेफिनेशन हमारी पीछे भी आई थी कि रूरल एरियाज वो होते हैं जो कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से रूरल एरियाज की काउंटिंग में आते हैं।
ठीक है, तो मीन्स द एरिया कंप्राइज्ड इन अ विलेज एज डिफाइंड इन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडिंग, किसको छोड़ देना है आपको, म्युनिसिपल कमिटी के अंदर के एरिया छोड़ देंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया छोड़ देंगे, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी या फिर कोई और ऐसा एरिया जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अर्बन है, तो वो भी आपका इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लिखा है क्या कि भैया ये सारा काम जो होगा बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का जितना भी ये चैनल चलाया जा रहा है जिसके तहत उसको एग्जेम्पशन मिल रही है, ये ऑब्वियसली ये चैनल जो होना चाहिए वो एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई ही होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने इस चीज को अलाउ किया, परमिट किया, तो जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि जिस तरीके से एक्सरसाइज होगा ये प्रोसेस उसी तरीके से होना चाहिए, तभी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। अगर आप आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करोगे तो ये एग्जेम्पशन भी जीएसटी की उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था। क्रक्स में वो 3 पॉइंट स्टार्टिंग में जो एबीसी थे बस उतना ही था, थोड़ा बहुत उसको डिफाइन किया गया, बट काम के लिए याद करने के लिए उतनी ही बातें थी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ये और देख लेते हैं फिर ब्रेक करेंगे। वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट था, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है, फर्क है। एजेंट काम कर रहे हैं, हाँ इंटरमीडियरी काम कर रहे हैं ना, एजेंट काम कर रहे हैं, वही एजेंट कह लो इंटरमीडियरी कह लो, एक ही चीज है। ठीक है, हाँ जी देख लेंगे इसको, फिर इसके बाद ही ब्रेक करेंगे। छोटा सा पार्ट था मेरे ख्याल से, कोई खास तो भी गया नहीं है। देखो क्या कह रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अब यहां पे बात किसकी आ रही है कि अगर सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही है तो क्या वो एग्जाम होंगी, और होंगी तो कौन कौन सी। ठीक है, एंट्री नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। प्योर सर्विसेज का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, सर्विस। तो पूरा पूरा अगर सर्विस दिया गया है गवर्नमेंट को तो उस केस में एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन कुछ और कंडीशन भी है, वो भी देखना है। कह रहा है प्योर सर्विसेज, प्योर सर्विसेज में क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ना कुछ गुड्स भी होता है, कुछ सर्विस भी होता है, और अदर कंपोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, या फिर अगर कोई और कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई के अंदर गुड्स भी और सर्विसेज भी है, तो वो भी आपको एक्सक्लूड कर देना है। और वो कंपोजिट सप्लाई के बारे में बताएगा कि अगर इतना गुड्स हो तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो वाली बात अलग से आएगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि प्योर सर्विस किसको कहते हैं, जिसके अंदर गुड्स का नामो निशान नहीं होता, वो प्योर सर्विस है। प्रोवाइडेड किसको दिया जा रहा है, सर्विस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब सरकारी कोई सा भी विभाग हो उनको अगर ये सर्विस दी जा रही है तो किस लिए, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर द आर्टिकल दिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पढ़ा था कि भैया पंचायत को क्या क्या काम करने होते हैं, म्युनिसिपैलिटी को क्या क्या काम करने होते हैं। तो इन काम को करने के लिए अगर उनको किसी से सर्विस लेनी पड़ रही है और वो प्योर सर्विसेज है, वो प्योर सर्विसेज है, तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब पंचायत को जो जो काम, जो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको करने के लिए अगर उसको किसी से सर्विस लेनी पड़ रही है, मान लो रोड साफ करवाना है, गांव के अंदर सफाई करवानी है, तो उसके लिए उसको किसी से सर्विस लेनी पड़ेगी, लेबर को हायर करेगा, प्योर सर्विस लेगा, तो वो क्या है आपका जीएसटी। हमारी बात ऐसे म्युनिसिपैलिटी को जो काम करने, जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी वगैरह करनी है, उसके लिए अगर वो किसी की सर्विस ले रहा है, वो प्योर सर्विस है, तो उसके इसमें भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। ठीक, आगे अगर कंपोजिट सप्लाई है तो क्या होगा, तो कंपोजिट सप्लाई में उन्होंने शर्त दे दी, कह रहे हैं कि भैया कंपोजिट सप्लाई है, कुछ गुड्स भी है, कुछ सर्विसेज भी है, तो उसके अंदर आपके गुड्स जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25% ज्यादा की उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 25 तक होगी चलेगी। मतलब आपका टोटल कंपोजिट सप्लाई है 100 रुपीज का, तो इसके अंदर 25 रुपए से ज्यादा के गुड्स नहीं होने चाहिए, मतलब 25-75 1:4 का रेशियो रहेगा तो चलेगा। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, 25% ज्यादा ना हो चल जाएगा कंपोजिट सप्लाई के केस में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आ रही यहां पे। प्रोवाइडेड किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, कंडीशन तो सारी सेम ही रहेगी, यहां तो छूट दे दी गई 25% की, लेकिन कंडीशन बाकी सारी सेम है कि किसको दिया जा रहा है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, किसके जरिए, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल कि भैया म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को काम करने के लिए अगर किसी से सर्विस लेनी पड़ रही है, प्योर सर्विस ले रहा है, एग्जेम्प्ट। अगर कंपोजिट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज का, तो उसके अंदर आपको बस चेक कर लेना है कि 25% से कम की गुड्स होनी चाहिए, तो भी चल जाएगा और वो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा। आगे बढ़िए,
और कौन कौन सी सर्विस है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल, etc अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। मतलब क्या है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे कि अनाज बढ़ते हैं, जो राशन की दुकान होती है, अनाज बढ़ते हैं, तो वो वहां पे गवर्नमेंट बंदे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो अनाज लेके आते हैं और लोगों को रेट पे जो भी उनका डिसाइड होता है उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पीडीएस यही काम करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे आपको अनाज मिलते होंगे। लॉकडाउन में लिए था अनाज, लॉकडाउन में नहीं लिया था, और जो भी है, जिनको भी मिलता है अनाज जिस भी तरीके से, जो राशन कहते हैं, वो जो मिलता है, तो वो जो बंटवाया जाता है, उसके बीच में जो लोग होते हैं, जो सर्विस दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अनाज लेते हैं और लोगों को बांटते हैं, तो बीच में वो कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे हैं किसको? गवर्नमेंट को। किसको दे रहे हैं? सर्विस को दे रहे हैं, किसको? गवर्नमेंट को दे रहे हैं, चाहे वो आपका केरोसिन ऑयल हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे कुछ भी हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उसको बांटा जा रहा है। तो ये जो सर्विस है, ये भी क्या है आपकी? एग्जेम्प्ट। कोई और थर्ड पार्टी दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, लेकिन क्या है? एग्जेम्प्ट। तो इसको आप सिंपली क्या कहते हो? फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप का मतलब ये कि गवर्नमेंट का जो डिसाइडेड प्राइस होता है, उस प्राइस पे आपको उसको बेचना होता है, अपने मार्जिन के लिए वो काम नहीं कर रहा होता। और गवर्नमेंट से उसको क्या मिलता है? जितना बेचेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसाइडेड मार्जिन जो कि गवर्नमेंट देगी, आगे का रेट उसको फिक्स रखना है। अगर उसको गेहूं 10 रुपए किलो देना है तो 10 रुपए किलो ही दे सकता है, उसको महंगा या सस्ता नहीं कर सकता, क्योंकि डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बेच रहा है बस। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या हुआ कि भैया कोई इंश्योरेंस कंपनी है सपोज, और वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कर रही है, हो सकता है गवर्नमेंट के एसेट्स है उसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, गवर्नमेंट के भी तो एसेट्स होंगे ना, गवर्नमेंट का ऑफिस है, एसेट्स है, मशीनरी है, कुछ भी है, उसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। तो उसका इंश्योरेंस जो किया जा रहा है, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी उसको एक सर्विस दे रही है, और वो सर्विस जो दे रही है उसके बदले पैसा उसको मिल रहा होगा, कंसिडरेशन मिल रहा होगा। कंसिडरेशन किससे मिल रहा है? अगर सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी से मिल रहा है, तो उस केस में वो जो सर्विस है वो क्या मानी जाएगी? एग्जेम्प्ट। ठीक, आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट चाहती है कोई ट्रेनिंग करवाए, वुमेन एम्पावरमेंट का है, या किड्स की एजुकेशन से रिलेटेड है, किड्स की प्लेइंग से रिलेटेड है, कोई क्रिकेट की ट्रेनिंग है, किसी भी चीज की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, कुछ भी ऐसी चीज है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई कर रहा है, गवर्नमेंट के स्कीम के द्वारा, गवर्नमेंट की योजना के अनुसार, और वो सर्विस कहीं ना कहीं दे रहा है किसको? गवर्नमेंट। तो वो जो सर्विस अगर गवर्नमेंट को दी जाएगी तो वो भी क्या है आपकी? एग्जेम्प्ट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसके अंदर आप अभी डिटेल में जब पढ़ोगे देखोगे बहुत सारी योजनाएं वगैरह होती है, उसके तहत ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड व्यक्ति बनते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। तो उस टाइप की एक्टिविटी क्या है आपकी? जीएसटी से मुक्त। लास्ट आ गया आपका जीएसटीएन। ये तो आपको पता ही है, जीएसटीएन क्या है? आपका जो जीएसटी को मैनेज करता है, एक नेटवर्क है बेसिकली, जो सारी चीजों को फैसिलिटेट करता है, आपकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह इस टाइप की चीजों में आपकी हेल्प करता है, इंडिविजुअल्स की भी, गवर्नमेंट्स की भी, और यूनियन टेरिटरीज वगैरह की भी। तो ये जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं जीएसटीएन दे रहा है। जीएसटीएन मैंने आपको बताया था बेसिकली है क्या? एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ऑल्दो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कंपनी, और ये कंपनी कहीं ना कहीं सर्विस दे रही है किसको? हम जैसे लोगों को भी, जिसको हम रिटर्न वगैरह फाइल कर पा रहे हैं, चीजों ऊपर से देख पा रहे हैं, और गवर्नमेंट्स वगैरह को भी, ताकि उनके जो अमाउंट की सेटलमेंट हो पाती है, जो भी उनका जीएसटी का पैसा आता है वो आपस में सेटल हो पाता है कि किसका पैसा कितना, किस गवर्नमेंट का कितना, सेंट्रल का कितना, स्टेट का कितना, यूनियन टेरिटरी का कितना। तो इस टाइप की जितनी भी चीजों को वो प्रोसेस आउट करती है, ये कहीं ना कहीं उसके द्वारा सर्विस है जो कि किसको दे रही है? वो गवर्नमेंट को। तो ये सर्विस भी क्या है आपकी? एग्जेम्प्ट। क्लियर? चलिए जी, तो ये कुछ सर्विसेज हमने आ रही है, एनालिसिस के अंदर और देख लेते हैं इसके अंदर क्या बात बता रहा है। कह रहा है एंट्री 3 एग्जाम्प्ट करता है सप्लाई ऑफ प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट। एंट्री 3 जो है वो एग्जाम्प्ट करता है प्योर सर्विसेज की सप्लाई को, जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है। सप्लाई ऑफ प्योर सर्विसेज मींस क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके अंदर जरा सा भी गुड्स नहीं है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। फिर बात आई कंपोजिट की, उसके लिए एंट्री नंबर 3 ए आया। उसके अंदर क्या कहा गया कि इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ सच कंपोजिट सप्लाई। तो वो भी चल जाएगा, वो भी आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। नाउ एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या कह रहा है? सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनिंगनेस ऑफ रोड्स, सड़कों की सफाई, पब्लिक प्लेसेस, आर्किटेक्ट सर्विसेज, कंसल्टिंग इंजीनियर सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस एंटिटीज नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्योर सर्विसेज।
अब गवर्नमेंट को सर्विसेज चाहिए ना, एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, रोड साफ कराने की सर्विस चाहिए, जिस भी प्रकार की सर्विस चाहिए, अगर उसके अंदर कोई भी गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो सारी क्या कहलाएगी आपकी प्योर सर्विसेज, और वो सारी क्या है आपकी एग्जम्प्ट। नाउ a governmental authority awards the work of maintenance of street lights in a municipal area to an agency। एक एजेंसी को उन्होंने काम दिया किस चीज का, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को मेंटेन करने का। तो मेंटेन जब स्ट्रीट लाइट्स को किया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगी, सर्विस तो होगी, साथ ही में अगर कुछ खराब हो जाएंगे तो उसके लाइट्स वगैरह को चेंज भी करना पड़ेगा, कुछ टूट फूट हो जाएगी तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपेयर या जो आपकी नॉलेज वहां अप्लाई हो रही है वो तो सर्विसेज का पार्ट है, लेकिन अगर उसके अंदर पार्ट्स लगाए जाएंगे तो वो आपका क्या है, गुड्स बीमा। Which involves, apart from maintenance, replacement of defunct lights and other spares। ऑब्वियसली बात है, मेंटेनेंस के अलावा वहां पे जो खराब लाइट्स वगैरह होंगी उसकी रिप्लेसमेंट भी होगी, और भी अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसके बदले जाएंगे तो उसके अंदर गुड्स की इन्वॉल्वमेंट आएगी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि गुड्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी नहीं होनी चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25% किसका, पूरी कंपोजिट सप्लाई का। So in this case, the scope of services involve maintenance work and supply of goods, that is composite supply of goods and services। को हम क्या कह के चलेंगे, composite supply। और composite supply में आपको अपना रूल ध्यान रखना है, अगर रूल क्रॉस हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, अगर 25 के भीतर गुड्स है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने दो सर्विसेज और देख ली इसके अंदर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर।